Hello viewers, welcome to Know the Law with Harpreet. So today we will start section 23 to 30. आज हम अपना हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो पूरा फिनिश कर देंगे. ओके, तो चलते हम अपने आज के लेक्चर की तरफ. सेक्शन 23 जो है डील करता है डिग्री ऑफ प्रोसीडिंग. इट मीन्स कि डिग्री जो है प्रोसीड तो हो रही है, ठीक है, प्रोसीडिंग में चलेगी, लेकिन ऐसे कौन कौन से ग्राउंड्स है जिसमें जो है कोर्ट ग्रांट करेगी रिलीफ, ठीक है, और ऐसे कौन से ग्राउंड्स होते हैं जिसमें जो है पेटिशनर जो है उसको रिलीफ नहीं दिया जाएगा या दोनों को ही रिलीफ नहीं दिया जाएगा. ठीक है, ऐसे कौन कौन से ग्राउंड्स है जो बार्ड है, ठीक है, कोर्ट जो है ग्रांट नहीं करेगी रिलीफ. अब आज हम इस चीज पे पढ़ेंगे. Any ground for granting relief exists and the petitioner is not taking advantage of his her own wrong or disability for the purpose of relief. It means कि जो ग्राउंड्स है, ठीक है, जो ग्राउंड्स है ग्रांट करने के रिलीफ वो तो कोर्ट देती ही देती है, ठीक है, लेकिन अगर पेटिशनर खुद ही गलत है, वो खुद ही क्लीन हैंड नहीं है, ठीक है, वो खुद उसने खुद गलत किया है और वो कोर्ट में पहुंच गया कि भाई मुझे रिलीफ दे दो, तो कोर्ट तो यही कहेगी कि भाई जब आप खुद ही क्लीन हैंड नहीं हो, हम कैसे आपको जो है ग्रांट कर सकते हैं रिलीफ. ठीक है, जब आपकी खुद की गलती है तो आप तो ले ही नहीं सकते हो, तो कोर्ट जो है भगा देती है कि भाई भाग जाओ, हम आपको नहीं दे सकते रिलीफ. पहले खुद ही अपने हाथ जब साफ नहीं है तो क्यों आए हो यहाँ पर. ठीक है, तो ये जो है जब खुद की गलती हो पेटिशनर की तो वो जो है रिलीफ नहीं ले सकता. ओके, देन सेकंड बी में देखो, एसेसरी एक्टिव पार्टिसिपेशन. इसका मतलब देखो एग्जांपल, वाइफ कमिट एडल्ट्री बिकॉज हस्बैंड ने बोला था, क्योंकि हस्बैंड को पैसे कमाने थे. ठीक है, कि वाइफ जो है हस्बैंड और वाइफ है, हस्बैंड ने बोला भाई मुझे पैसों की जरूरत है तो तू एडल्ट्री कर, तो वाइफ ने जो है कमिट कर दी एडल्ट्री. ठीक है, तो हस्बैंड जो है जाके कोर्ट में बोल नहीं सकता उसके अगेंस्ट वाइफ के कि मेरी वाइफ ने जो है एडल्ट्री करी है, एडल्ट्री कमिट करी है, तो अब जो है मुझे डिवोर्स दे दो. ऐसा तो नहीं हो सकता. ठीक है, क्योंकि हस्बैंड ने ही अपना एक एक्टिव पार्टिसिपेशन रखा है, ठीक है, और वाइफ ने भी रखा है. दोनों का एक्टिव पार्टिसिपेशन है इसमें कि दोनों ही एक दूसरे के लिए लाइबल, पूरे तरीके से जो है सजा के लिए लाइबल है. ठीक है, कि वो जो है दोनों ही डिवोर्स नहीं ले सकते. ठीक है, जब तुम दोनों खुद ही गलत कर रहे हो तो कोर्ट तो कहेगी कि भाई हम आपको कैसे रिलीफ दे दें, हस्बैंड तो जा ही नहीं सकता कोर्ट में. ठीक है, तो फिर इसका मतलब क्या होता है, अब जो है हस्बैंड जो है रिलीफ नहीं ले सकता अगेंस्ट द वाइफ. ओके, कंडेंट का मतलब क्या होता है कि मीन्स इग्नोर द एक्शन और माफ कर देना. उसने देखा मेरी वाइफ जो है अडल्ट्री कर रही है, तो हस्बैंड जो है अब नहीं बोल सकता कोर्ट में जाके मुझे रिलीफ दो, क्योंकि उसने तो है खुद ही इग्नोर कर दिया उसको, खुद ही माफ कर दिया. ठीक है, अडल्ट्री कर रही हो, ओके, इट्स ओके. ठीक है, तो इसलिए जो है इसमें रिलीफ नहीं मिलेगा. देन उसके बाद बी में देखो, म्यूचुअल कंसर्न डिवोर्स. सच कंसर्न हैज नॉट बीन ऑब्टेन बाय फोर्स, फ्रॉड और अनड्यू इन्फ्लुएंस. मतलब कि जो म्यूचुअल कंसर्न है डिवोर्स की वो होनी चाहिए तभी रिलीफ मिलेगा. अगर कंसर्न जो है बाय फ्रॉड से ली गई है, फोर्स से ली गई है या अनड्यू इन्फ्लुएंस से ली गई है तो जो है कोर्ट जो है रिलीफ ग्रांट नहीं करेगी. सी में बताया गया है नो क्लूजन, दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा देन डिवोर्स नॉट फाइल्ड बोथ. अगर जैसे कि हस्बैंड और वाइफ जो है दोनों ही अब चले गए, हस्बैंड ने बोला अपनी वाइफ को कि तू कोर्ट में बोल दियो कि मेरा हस्बैंड जो है मुझे मारता पीटता है, तो क्रुएल्टी करता है, तो इसलिए जो है मुझे डिवोर्स चाहिए. लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वाइफ ने कोर्ट में बोल दिया. ठीक है, तो कोर्ट जो है इस चीज के ऊपर अच्छी तरीके से इंस्पेक्शन करेगी कि क्या ये सच है. अब जब कोर्ट को पता चला कि ऐसा तो कुछ है नहीं, ये दोनों सिर्फ डिवोर्स लेने के लिए कहानी बना रहे हैं, तो कोर्ट जो है वो इन दोनों को भगा देगी, भाई जाओ, ऐसे तो नहीं होता, हम आपको डिवोर्स नहीं दे सकते. ठीक है, तो दोनों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है कि हाँ भाई
हम दोनों जो है झूठ बोलेंगे और हम जो है डिवोर्स ले लेंगे। डी में बोला गया है नॉट डिले, इट मीन्स देयर हैज नॉट बीन एनी unnecessary और improper delay in instituting the proceeding। it means कि इसमें क्या बोला गया है, हम जो है जो हस्बैंड और वाइफ है, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ के पास कोई रीजन नहीं है, ऐसा कोई नेसेसरी रीजन नहीं है कि वो जो है उनकी पिटीशन फाइल करने के लिए देर हो रही है, ठीक है, कोई लीगल ग्राउंड नहीं है, वो अपनी मर्जी से बोल रहे हैं, ठीक है, हम कुछ टाइम बाद चले जाएंगे, हम कुछ टाइम बाद चले जाएंगे, तो उस वजह से जो है टाइम बाद हो गया, टाइम जो है निकल गया प्रोसीडिंग का, तो उसमें जो है कोर्ट ग्रांट नहीं करेगी रिलीफ। और अगर ई में बोला गया है कोई ऐसा लीगल ग्राउंड है ही नहीं कि जो रिलीफ उन दोनों को दिया जाए, तो भी कोर्ट जो है रिलीफ नहीं करती ग्रांट। सेकेंड क्लोज में बोला गया है रिकंसिलिएशन बिटवीन द पार्टीज, व्हेन पिटीशन filed in the court that court tried to agreement between the parties and will come together and then court given the relief, if court feel parties want to come together, then the court transfer the case to mediation center for compromise. If compromise affected, then court give the relief to petitioner। क्या बोला गया है कि जब पिटीशन जो है वो फाइल होती है कोर्ट में, ठीक है, तो कोर्ट जो है वो अपनी तरफ से ट्राई करती है कि दोनों पार्टीज का जो है एग्रीमेंट करवा दे, मतलब कि दोनों पार्टीज को जो है उन दोनों का समझौता करवाना, ठीक है, तो जिससे वो जो है दोनों साथ आ सके, दोनों साथ रह सके। तो कोर्ट जो है ये रिलीफ देने के लिए, कोर्ट को अगर लगता है कि पार्टी जो है एक दूसरे के साथ रह सकती है, आना चाहती है, तो कोर्ट जो है वो ट्रांसफर कर देती है केस, कहाँ पर, मेडिएशन सेंटर में, जहां पर जो है वो दोनों का कॉम्प्रोमाइज हो सके, सेटलमेंट हो सके। और अगर वो जो कॉम्प्रोमाइज जो है इफेक्ट में आ जाती है, ठीक है, एकदम सक्सेसफुल हो जाती है और पिटिशनर को जो है रिलीफ मिल जाता है। ओके, अगर सेक्शन क्लोज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन में इसके अंदर हमने जो पढ़ा था, एडल्ट्री, क्रूरलिटी, डिजर्शन, ठीक है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अगर कोई भी ऐसा केस फाइल होता है, ठीक है, तो कोर्ट जो है वो बाउंड नहीं है कंसिलेशन कराने के लिए बिटवीन द पार्टीज। कोर्ट जो है नहीं बोलेगी कि हाँ भाई सेटलमेंट कर लो, क्योंकि ये जो ग्राउंड्स है ये डिवोर्स के होते हैं, इसमें जो है रिलीफ ग्रांट नहीं किया जाता, तो कोर्ट जो है रिलीफ ग्रांट नहीं करेगी। थर्ड क्लोज में अगर कोर्ट को लगता है पार्टी में रिकंसिलिएशन हो सकता है, मतलब समझौता हो सकता है, तो पार्टीज जो है वो रिक्वेस्ट कर सकती है कोर्ट को कि हमारा जो है कॉम्प्रोमाइज का जो है करवा दो और हमें चांस दे दो, तो कोर्ट जो है वो 15 दिनों का उनको टाइम दे देती है। और मेडिएशन के लिए पार्टीज को भेजा जाता है कि आप दोनों जो है कॉम्प्रोमाइज कर लो, अगर होता है कॉम्प्रोमाइज तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज उसके बाद जो है रिपोर्ट जो है वो मंगवा सकती है कोर्ट की क्या उन दोनों का रहा। देन पार्टीज अगर अपनी साइड से कोई मेडिएटर जो है उसका कोई नाम नहीं देती जिसने कॉम्प्रोमाइज करवाना है, तो कोर्ट जो है वो खुद अपॉइंट करती है मेडिएटर मेडिएशन में। फोर्थ क्लोज में मैरिज इज डिसॉल्व बाय अ डिग्री ऑफ divorce, the court passing the degree shall give a copy free of cost each of the party। जब कोर्ट जो है डिग्री पास कर देती है डिवोर्स की, ठीक है, कि अब आप दोनों की जो मैरिज है वो एंड होती है, तो कोर्ट जो क्या करती है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है पार्टीज को जो है कॉपी दे देती है। सेक्शन 23A में क्या बताया गया है, रिलीफ फॉर रिस्पोंडेंट इन डिवोर्स एंड अदर प्रोसीडिंग। इट मीन्स अगर इफ रिस्पोंडेंट प्रूव देयर ओन ग्राउंड्स देन दे गेट अ रिलीफ। इसका मतलब क्या है कि अगर जो रिस्पोंडेंट है, पेटिशनर ने जो है फाइल किया केस रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट कि ये मुझे मारता पीटता है, ठीक है, या मारती पिटती है मुझे, ठीक है, तो जो रिस्पोंडेंट है, अगर रिस्पोंडेंट जो है उसके अगेंस्ट में, ठीक है, ये चीज प्रूफ कर देता है कि भाई मेरी वाइफ या मेरा हस्बैंड जो है
वो एडल्ट्री में है, वो क्रूरल्टी करता है, ठीक है, या वो डिजर्शन हो चुका है उन दोनों का, तो कोर्ट जो है अगर रिस्पोंडेंट से प्रूफ हो जाता है, रिस्पोंडेंट की जो एविडेंस है, उसके जो ग्राउंड्स है वो अगर प्रूफ हो जाते हैं कोर्ट में, तो कोर्ट उसको जो है रिलीफ ग्रांट कर देती है रिस्पोंडेंट को कि ठीक है, आपकी जो एविडेंस है, जो आपके ग्राउंड्स है वो प्रूफ होते हैं पेटिशनर के अगेंस्ट, की पेटिशनर जो है एडल्ट्री में है, या उसने डिजर्शन कर दिया है, या उसने क्रूरल्टी करी है, तो कोर्ट रिलीफ कर देती है रिस्पोंडेंट को। देन सेक्शन 24 में बताया गया है मेंटेनेंस पेंडेंटी लिट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग। इट मीन्स कि जो मेंटेनेंस है, ठीक है, मेंटेनेंस, अगर मेंटेनेंस की बात करी जाए तो सेक्शन 125 सीआरपीसी में जो है सिर्फ वाइफ, ओल्ड एज पेरेंट्स और चिल्ड्रन को जो है मेंटेनेंस दिया जाता है 125 सेक्शन में सीआरपीसी के। ये जो सेक्शन 24 है, इसमें जो है अब हस्बैंड को भी इस चीज का राइट दिया गया है कि वो भी जो है मेंटेनेंस ले सकता है वाइफ से, ठीक है। मतलब अगर कोई कोर्ट में जो है केस चल रहा है जुडिकल सेपरेशन का, डिवोर्स का, या फिर कंजुअल राइट्स का, तो अब जो पेंडिंग इशू चल रहा है, पेंडिंग केस चल रहा है उस प्रोसीडिंग में, तो अगर हस्बैंड और वाइफ जो है दोनों में से कोई भी कोर्ट को बोल सकता है कि हमको जो है मेंटेनेंस दे दो, क्योंकि वो जो है सफिशिएंट इनकम उसकी नहीं है, ठीक है। लाइक हस्बैंड जो है, हस्बैंड कहता है कि भाई अभी हमारा डिवोर्स का केस चल रहा है, मेरे पास इतनी सफिशिएंट इनकम नहीं है कि मैं रोज आऊं और मतलब इतना सब कुछ करूं इस प्रोसीडिंग में, तो मुझे वाइफ से जो है मेंटेनेंस चाहिए, क्योंकि हस्बैंड जो है कमाता है 25 की, एंड वाइफ जो है वो 60 के 70 के कमाती है, तो जो कोर्ट है, कोर्ट जो है ये रिलीफ ग्रांट कर देगी कि भाई वाइफ जो है हस्बैंड को इतना मेंटेनेंस देगी, और ये एप्लीकेशन जो है डिस्पोज होनी चाहिए 60 डेज में। ओके, नेक्स्ट सेक्शन 25 परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस। इसका मतलब क्या होता है? एलिमनी का मतलब इज अ बिग अमाउंट, मतलब एक ऐसा अमाउंट, इतना बड़ा अमाउंट होता है जो कि एक साथ दिया जाता है, लाइक 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, इस तरह। टाइम ऑफ डिग्री और सब्सिक्वेंटली फाइनल डिसीजन पास बाय द कोर्ट और आफ्टर डिग्री ग्रांट। मतलब कि डिग्री के टाइम पर जो है फाइनल डिसीजन दिया जाता है कोर्ट का, ठीक है, कि कोर्ट जब अपना फाइनल डिसीजन देती है जो भी केस फाइल हुआ है उससे रिलेटेड, या डिग्री जो है वो पास कर देती है, तो कोर्ट जो है साथ में ये ऑर्डर भी देती है कि उसको जो है मंथली सम दिया जाए, या फिर मंथ टू मंथ दिया जाए, या ग्रोस सम दिया जाए। मंथली मतलब कि जैसे जनवरी में, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, इस तरह से। मंथ टू मंथ मतलब कि जैसे दिवाली टू दिवाली, होली टू होली, ठीक है, इस तरह जो है ये होता है पीरियडली, ठीक है। और ग्रोस मतलब कि एक साथ अमाउंट इसी वक्त दे देना, ठीक है। मतलब कि आपको जो है परसों तरसों तक अगर कोर्ट ने जो है डिग्री पास कर दी, तो कोर्ट जो है बोलेगी आपके पास इस हफ्ते का टाइम है, आप जो है सामने वाले जो पेटिशनर है, जो जिसके फेवर में जो केस आया है, जिसके फेवर में जो है डिग्री पास हुई है, उसको जो है आपको इतना अमाउंट अभी देना है, मतलब जैसे 5 लाख हो गया, 10 लाख हो गया, इस तरह। दैट अमाउंट और सम डिसाइडेड बाय द कोर्ट टू गिव टू द पेटिशनर। जिसके फेवर में आता है उसको जो है डिग्री, जिसके फेवर में जो डिग्री पास हुई है जैसे पेटिशनर के, तो उसको जो है टोटल अमाउंट उसी टाइम दिया जाएगा। ऑर्डर जो है वो कब वेरी होगा, मॉडिफाई होगा और कैंसिल होगा? अगर हस्बैंड और वाइफ में से रीमैरी कर ली है किसी ने, और जो वाइफ है डू नॉट रिमेन चेस्ट, मतलब कि वो जो वाइफ है वो अब प्योर सोल नहीं रही है, ठीक है, वो एडल्ट्री में आ चुकी है, तो अगर हस्बैंड जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है विद एनी पर्सन आउटसाइड वेडलॉक, मतलब उसकी शादी उस पर्सन के साथ नहीं हुई है, शायद वो अगेन उसने मैरिज नहीं करी है, बट वो जो है अडल्ट्री में है, एक तरह से उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है अदर पर्सन के साथ, तो यहाँ पर जो है
इस तरह से अमाउंट दिया जाता है एलिमनी का। सेक्शन 26 जो बात करता है कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, कि कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन की किसको कैसे दी जाती है। अगर ये हम देखें तो इसमें एक नॉर्मल सी बात है कि बिलो ऑफ द 5 ईयर जो है कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन जो है वो हमेशा मदर को दी जाएगी, बिकॉज वो एक छोटा सा चाइल्ड है, छोटा बच्चा है, तो हमेशा जो उसकी जो अगर कस्टडी होगी वो हमेशा मदर को दी जाएगी, फादर को नहीं दी जाएगी। कोर्ट पास इंटरम ऑर्डर, मतलब कि कोर्ट जो है एक टेम्परेरी ऑर्डर पास कर सकती है जस्ट एंड प्रॉपर के लिए विद रिस्पेक्ट टू कस्टडी मेंटेनेंस एजुकेशन ऑफ माइनर चाइल्ड, की मतलब कि अगर जैसे टेम्परेरी ऑर्डर पास करना है कोर्ट को तो किसके रिस्पेक्ट में आकर, किस सब्जेक्ट में, कस्टडी हो गया, मेंटेनेंस हो गया, या चिल्ड्रन की कोई जो माइनर चिल्ड्रन है उसकी एजुकेशन के लिए जो है मेंटेनेंस देना, ठीक है, तो कोर्ट जो है वो पास कर सकती है। सेक्शन 27 बात करता है डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब कि एट द टाइम ऑफ मैरिज बाय कोर्ट बिलोंगिंग टू हस्बैंड एंड वाइफ जॉइंटली डिस्पोज बाय द कोर्ट। अब दोनों का केस चल रहा है कोर्ट में, उसके बीच में जो है अब प्रॉपर्टी की अगर बात करें, हस्बैंड और वाइफ की जो है ज्वाइंट प्रॉपर्टी है मैरिज के टाइम से, ठीक है, मैरिज के टाइम पर जो है हस्बैंड और वाइफ की जो है ज्वाइंट प्रॉपर्टी है एक, तो फिर उस प्रॉपर्टी को कैसे सेपरेट किया जाएगा, कितना कितना जो है पेटिशन कितना हिस्सा किसको मिलेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये कोर्ट डिसाइड करेगी कि भाई आप दोनों की ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, तो कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगी किसको कितना मिलेगा। 28 सेक्शन जो है वो बात करता है अपील फ्रॉम डिग्री और ऑर्डर। इसमें मतलब कि अगर कोई डिग्री पास हुई है, कोर्ट ने कोई डिग्री पास करी है, तो 90 डेज के अंदर जो है अपील फाइल करी जाएगी, ठीक है। सबकी अपील जो है वो हो सकती है, सिर्फ किसको छोड़ के, सेक्शन 13B को छोड़ के। सेक्शन 13B कौन सा है, म्यूचुअल कंसेंट ऑफ डिवोर्स, सिर्फ इस सेक्शन को छोड़ के जो है हर एक की जो है अपील हो सकती है। डिग्री पोस्ट जो है नो अपील। सेक्शन 28A एनफोर्समेंट ऑफ डिग्री और ऑर्डर, ठीक है, कब जो है डिग्री और ऑर्डर जो है एनफोर्स होगा, जैसे सीपीसी में है, ठीक है, सेम उसी तरह से जो है डिग्री एग्जीक्यूशन में जाएगी, वैसे ही एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। अब लास्ट सेक्शन जो है सेक्शन 29 सेविंग का, सेक्शन 30 जो है वो हमारा रिपील्ड है तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ लास्ट सेक्शन जो है 29 सेविंग जो है वो बात करता है इस एक्ट के आने से पहले जो कुछ भी हुआ है, ठीक है, वो सब जो है वैलिड होगा, उसका इफेक्ट जो है अब नहीं पड़ेगा। और इस एक्ट के आने ये जो एक्ट आया तो मोनोगैमी को लेके आया कि एक टाइम पर एक ही मैरिज हो सकती है, अगर किसी की शादी हो चुकी है तो वो जो है अगेन मैरिज नहीं कर सकता। सेकंड में बताया गया है सेव किया है कस्टम्स को, कस्टमरीज डिवोर्स को, जैसे कि पंचायत डिवोर्स हो गए, ठीक है, जो पहले पंचायत जो है डिवोर्स करवाती थी गांव में, तो उसको जो है वैलिड बताया गया है, जिसमें जो है अब कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं होगा कि अगर पंचायत डिवोर्स करवाएगी तो वो जो है इनवैलिड होगा, ऐसा नहीं है, वो जो है कस्टम्स को यहाँ पर सेव किया गया है। बिफोर बिफोर 1955 मैरिज आर सेव, जिस कोई भी अगर मैरिज हुई है इस एक्ट के आने से पहले तो वो मैरिजेस जो है सारी सेव्ड है, ठीक है। हिंदू मैरिज एक्ट जो है उसको कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। लास्ट पॉइंट फोर्थ, हिंदू मैरिज एक्ट इज डिफरेंट एंड स्पेशल मैरिज इज डिफरेंट, मतलब जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो अलग है और स्पेशल मैरिज जो है वो अलग है। स्पेशल मैरिज जो है वो डिफरेंट कास्ट की जो मैरिज होती है आपस में वो उससे डील करता है, और हिंदू मैरिज एक्ट जो है सिर्फ हिंदूज पर डील करता है, ठीक है। तो आज हमारा हिंदू मैरिज एक्ट जो है खत्म होता है, कल से हम हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है अपना स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर।